बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेफ्टी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है एक्सीडेंट एनालिसिस। इसमें हम ये चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे कि हादसात का तजिया क्या चीज़ है, हादसात का तजिया क्यों किया जाता है और इसकी अहमियत क्या है, और इसके जो मेन स्टेप्स होते हैं हादसात का तजिया करने के, वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक्सीडेंट एनालिसिस को कि एक्सीडेंट एनालिसिस क्या चीज़ है। एक्सीडेंट एनालिसिस इज कैरिड आउट टू डिटरमिन द मेन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। बुनियादी तौर पे एक्सीडेंट एनालिसिस इस वजह से किया जाता है या हादसात का तजिया इस वजह से किया जाता है ताकि हमें हादसात की जो बुनियादी वजूहत होती हैं उनके बारे में पता चल सके और आने वाले वक्त में हम ऐसे हादसात से बच सकें, ऐसे हादसात को हम कम कर सकें और उनको कंट्रोल भी कर सकें, ताकि जो हमारे वर्क एरिया है वो महफूज हो सके और हमारे वर्कर्स महफूज हो सकें और जो हमारी जो हादसात की जो सालाना प्लांट एरिया पे रेशो होती है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि एक्सीडेंट एनालिसिस करते हुए जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, जो सेफ्टी एनालिस्ट होते हैं, उनको कौन कौन से फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना चाहिए। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं फिजिकल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल हमने जाके फिजिकली वहाँ पे चीज़ों को मुआयना करना होता है, उनको मॉनिटर करना होता है आपने। जहाँ पे हादसा हुआ होता है आपने मशीनों को जाके चेक करना है कि वहाँ पे जो मशीन इंस्टॉल थी आया कि वो सेफ कंडीशन में थी या अनसेफ कंडीशन में थी, आया वहाँ पे जो टूल्स या ऑपरेटर्स पड़े हुए थे, जो टूल्स अवेलेबल थे, आया वो डैमेज टूल्स तो नहीं थे, या अगर डैमेज हुए हैं तो वो कितनी मिकदार में डैमेज हुए हैं, अगर वेंटिलेशन का वहाँ पे क्या सिस्टम था, लाइटिंग का क्या सिस्टम था, बिल्डिंग की कौन सी कंडीशन थी, कंडीशन ऑफ बिल्डिंग वहाँ पे चेक की जाती है। ये फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि एनालिस्ट जाके वहाँ पे इनका मॉनिटर करते हैं, इनको देखते हैं कि आया जो हादसा हुआ है वो इन फिजिकल फैक्टर्स की वजह से हुआ है या कि इसके अंदर कोई और फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सनल फैक्टर्स। इसमें पर्सनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसा कि फिजिकली इल एंड मेंटली डिस्टर्ब वर्कर्स के आपने जो बुनियादी तौर पे वर्कर वहाँ पे काम पे लगाए हुए थे उनकी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है उसकी क्या कंडीशन थी। आपने इल वर्कर्स को काम पे लगाया हुआ था, बीमार वर्कर्स को आपने काम पे लगाया हुआ था, उनकी जो आई साइट थी वो प्रॉपर नहीं थी, आप उनकी हेयरिंग कैपेसिटी जो है ना लो थी, ठीक है। उसके अलावा आप वर्कर से लॉन्ग आवर्स पे के लिए काम ले रहे थे, वो फटीग और बोर्डम के शिकार थे। तो ये भी फिजिकल फैक्टर्स को भी सेफ्टी एनालिस्ट जाके मॉनिटर करते हैं ताकि पता चल सके कि जो हादसा हुआ है वो किस वजह से हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वहाँ पे अनसेफ वर्किंग मेथडोलॉजीज के हमारे पास वहाँ पे जो प्लांट एरिया पे जहाँ पे हादसा हुआ है वहाँ पे जो वर्क प्रोसीजर्स अडॉप्ट हुए हुए थे, जो वर्कर्स वर्क प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे थे, आया वो सेफ थे या नहीं। उसमें आ जाता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी वर्कर्स उस काम के साथ कितने इन टच थे, कितने उसको सिंसियरली कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे वर्कर्स केयरलेसनेस का बेतवजी का मुजाहरा तो नहीं कर रहे थे। उसके अलावा वहाँ पे जो प्रॉपर इम्प्रॉपर वर्क प्रोसीजर्स हैं वो तो फॉलो नहीं किए जा रहे थे। वहाँ पे जो वर्कर्स सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो उनको प्रोवाइड किए गए थे, वर्कर्स वो इस्तेमाल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ें आ जाती हैं अनसेफ वर्किंग मेथडोलॉजीज में कि वर्कर वहाँ पे काम करते हुए इन कंडीशंस को फॉलो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ें आ जाती हैं अनसेफ वर्किंग मेथडोलॉजीज में। इनको इन फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखा जाता है एक्सीडेंट को एनालाइज करते हुए। उसके बाद लैक ऑफ गाइडेंस आ जाता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के अगर वहाँ पे जो स्टाफ था उसकी आपस में कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं थी, वर्कर्स की सुपरवाइजर्स के साथ, सुपरवाइजर्स की हायर मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, और वहाँ पे प्रॉपरली जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैं वो वर्कर्स को नहीं दी जा रही थी काम के हवाले से, तो या सेफ्टी जो प्रिकॉशंस थी वो उनको नहीं वहाँ पे सिखाई गई थी ताकि उनको वो फॉलो करते और हादसे से बच सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एक्सीडेंट को एनालाइज करते हुए जहन में रखे जाते हैं और जो सेफ्टी एक्सपर्ट्स होते हैं वो ऑन द स्पॉट यानी कि हादसे वाली जगह पे जाके इन फैक्टर्स को फिजिकली मॉनिटर करते हैं कि आया इन इन वजूहत की वजह से हादसा हुआ है या इसके कोई और रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक्सीडेंट को एनालाइज करने के लिए कौन सा जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। यहाँ पे बुनियादी तौर पे 6 स्टेप होते हैं जो एक हादसे को एनालाइज करने के लिए सेफ्टी एक्सपर्ट जो है ना वो फॉलो करते हैं। सबसे पहला होता है गैदर इन्फॉर्मेशन, के सबसे पहले उस जगह पे जाके हादसे के हवाले से बुनियादी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो गैदर की जाती है। उसके लिए आमतौर पे जो तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता है वो वहाँ पे को वर्कर्स से व्यूज़ लिए जाते हैं, जो इंजर्ड पर्सनस होते हैं उनसे जो बयानात हैं वो लिए जाते हैं, और वहाँ पे जो सुपरवाइजर स्टाफ होता है उनसे बयानात लिए जाते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, आई विटनेसेस जो होते हैं जो हादसे के टाइम पे वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं
उनसे बयान लिए जाते हैं ताकि हादसे के जो वजूहत हैं उनके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप है इसमें सर्च फॉर एंड एस्टेब्लिश फैक्ट्स। मज़ीद जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और उनको एक तरतीब के साथ अरेंज किया जाता है ताकि जो हादसा है उसकी बुनियादी वजूहत के बारे में और स्पेशली जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना जो है वो लगाया जा सके और आइंदा आने वाले वक्त में ऐसे हादसा से बचाव के लिए जो प्रॉपर एक्शंस हैं वो लिए जा सकें। उसके बाद एक और स्टेप इसमें जो थर्ड स्टेप है वो लिया जाता है एस्टैब्लिश एसेंशियल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, कि आपने वहाँ पे हादसे को एनालाइज करते हुए इन चीज़ों को देखना है कि बुनियादी तौर पे जो ज़रूरी ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से थे जिन जो वजह बने, जो बेस बने हादसा होने की, उनको भी हम यहाँ पे तीसरे स्टेप में कंसिडर करते हैं। उसके बाद स्टेप 4 है फाइंड रूट काजेज। तो जो सेफ्टी एक्सपर्ट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स वो ये चीज़ एनालाइज करने की, ये चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि जो बुनियादी वजूहत हैं हादसा की वो कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, जो रूट काजेज है, जो बुनियादी वजह, शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, किसी वर्कर की मिस्टेक हो सकती है, कोई आंधी तूफान आ सकता है, यानी कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। तो ये मेन रूट काजेज की तरफ जाने की जो है ना कोशिश की जाती है और उनको एनालाइज किया जाता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप जहाँ पे इसके अलावा भी हैं लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शंस, कि आपने इस सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना होता है, प्रॉपर एक्शन इम्प्लीमेंट करना होता है। या आपने क्या करना है, आपकी मैनेजमेंट ने क्या करना है, हादसे को किस तरीके से इसके ऊपर आपने एक्ट करना है, आपने किसको इसका जिम्मेदार ठहराना है, या किसको आपने पनिशमेंट देनी है, या आपने मजीद आने वाले वक्त में इसकी जो बचाव है वो के किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भी है कि आपने प्रॉपर एक्शन लेना है कि हादसा ना हो और आने वाले वक्त में ऐसे मजीद हादसा ना हो। फिर नेक्स्ट हम चलेंगे मजीद इसके अंदर कुछ फैक्टर्स को देखेंगे। रिकॉर्ड फोरमैन रिपोर्ट ऑफ एक्सीडेंट, फोरमैन की रिपोर्ट जो वो तैयार करते हैं एक्सीडेंट के हवाले से, उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं। ये भी एक आपके एक्सीडेंट एनालिसिस के मेन स्टेप में शामिल है और इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद फोरमैन इंजर्ड पर्सन रिपोर्ट, यानी कि हादसा के अंदर जो जख्मी होने वाले जो लोग हैं उनके बारे में जो रिपोर्ट है, उनके बारे में उनकी जो तादाद है, उनकी जो नेचर ऑफ इंजरीज है, वो सारी रिपोर्ट भी आपने मॉनिटर करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप देखना है कि रिकॉर्ड द रिपोर्ट ऑफ वर्कर्स विटनेसेस, कि आपने जो वर्कर्स आई विटनेसेस थे उस एक्सीडेंट के रुनमा होने के टाइम पे वहाँ पे मौजूद थे, उनकी आपने बयानात लेने हैं, उनकी रिपोर्ट आपने जो है ना उसको मुरतब करना है, तरतीब देना है कि वो क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ें देखी, कौन से ऐसे फैक्टर्स देखे यहाँ पे हादसा होने के लिए। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर्स, फिजिशियन एंड की मेडिकल रिपोर्ट आपने देखनी है। इंजर्ड पर्सन जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जो हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हुए हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनकी आपने रिपोर्ट देखनी है। डॉक्टर की रिपोर्ट आपने देखनी है कि उसने वहाँ पे क्या आपने कमेंट्स दिए हुए हैं, या आपका जो फिजिकल प्रैक्टिशनर्स थे, जो फर्स्ट एड स्टाफ था, उसकी आपने बयानात लेने हैं, उसको देखना है कि हादसे की नेचर क्या थी और उसमें डैमेज कितना हुआ है, पर्सनस का डैमेज कितना हुआ है, वर्कर को किस नेचर ऑफ किस टाइप और किस नेचर की इंजरी हुई है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, पूरे एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना होता है कि आपने एक्सीडेंट को इन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे आपने इन्वेस्टिगेट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को तरतीब के साथ रखना है, तरतीब के साथ कलेक्ट करना है ताकि ये पता लगाया जा सके, ये चीज़ें देखी जा सकें कि हादसा जो है ना वो रुनवा किस वजह से हुआ है। फैक्ट्स अकर्ड एक्सीडेंट विद अदर एक्सीडेंट्स, यानी कि जो हादसा यहाँ पे रुनुमा हुआ है उसका किसी पहले होने वाले हादसे के साथ कोई लिंक तो नहीं था, या इस टाइप का कोई हादसा पहले यहाँ पे हो चुका था। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है कि आया ये जो हादसा हुआ है ये इस टाइप का पहले कोई यहाँ पे इस जगह पे हादसा हो चुका है, या आने वाले वक्त में ऐसा कोई हादसा यहाँ पे रुनुमा हो सकता है। तो आपने ये चीज़ें भी इस एनालिसिस के अंदर कंसिडर करनी होती हैं। उसके बाद स्टडी ऑल द फैक्ट्स, आपने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को स्टडी करना होता है। बेसिकली हम इन चीज़ों को तरतीब के साथ स्टडी करते हैं, इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम एंड पे किसी एक जो रिजल्ट है हम उसको अखज़ कर सकें, किसी नतीजे को अखज़ कर सकें, ताकि आने वाले वक्त में हम ऐसे हादसा से बच सकें, डैमेज से बच सकें, नुकसान से बच सकें, और हम कोई प्रॉपर एक्शन जो है ना वो ले सकें और प्रॉपर जो मेजरमेंट्स हैं वो ले सकें। उसके बाद डिटर्मिन एक्शन टू बी टेकन, वही बात आ जाती है कि आपने प्रॉपर एक्शन जो है ना वो लेना है कि आपने इस हादसे के हवाले से जो रिपोर्ट आपने मुरतब की है उसके ऊपर आप कौन सा एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैरिंग आउट एक्शन, आप मुख्तलिफ लोगों की टीम, वर्कर्स की टीम बना देते हैं जिसको आप असाइन कर देते हैं कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे हादसे को किस तरीके से एनालाइज करना है और कौन कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स एनालाइज करने हैं।
तो ये तमाम एक प्रोसीजर था एक्सीडेंट, किसी भी प्लांट एरिया पे होने वाले किसी एक्सीडेंट को एनालाइज करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये स्टेप क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको कोई इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।